रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गोइंग अंडरग्राउंड और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। आम इश्यूज़ पर बात करें और मुल्क की इकॉनमी पे बात की जाएगी। और कल से अवाम काफ़ी परेशान भी है। हमारे मुल्क में जो क्रिकेट के शायकीन हैं वो काफ़ी हद तक परेशान है, चूँकि लगता ऐसा है कि पाकिस्तानी टीम ने कोशिश की थी कि ये ईद अपनों के साथ मनाएं अपने मुल्क के अंदर, और उसकी तैयारी के अंदर उन्होंने यूएसए से मैच भी हारा और इंडिया से भी हारा। और इस सब के बाद इस टाइम पे शायकीन क्रिकेट जो है वो बड़ी दुख में हैं, और ज़ाहिर है जो चाहते थे पाकिस्तान को जीता हुआ देखना। और एक बार तो ऐसे लग रहा था कि जीतेंगे, लेकिन इंतहाई इसको इनकम्पिटेंसी कहा जाए, इसको बैड सिलेक्शन कहा जाए, नॉट हैविंग अ टीम गेम, नॉट हैविंग अ केमिस्ट्री, जो भी कहा जाए, लेकिन ये सब हमेशा पाकिस्तान टीम के अंदर नज़र आता है। एक आज़म खान साहब की अगर सिलेक्शन की बात कर लें तो वो एक ऐसा लड़का है जो कम्प्लीटली अनफिट है फिजिकली, लेकिन उसको भी टीम के अंदर हायर किया गया। तो मेरा ख्याल है ये हमारे सिलेक्शन कमेटी और सिस्टम की जो है वो असल अक्कासी करता है कि हमारी ये क्रिकेट टीम चल कैसे रही है, कैसे सिलेक्ट किया जाता है, कौन से लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं, क्या मेरिट की पासदारी हो रही है या नहीं हो रही। आज़म खान इज़ द आंसर टू ऑल। कि जो उस लड़के की, उस बच्चे की फिजीक है, उस फिजीक के अंदर किसी एथलीट की फिजीक हो नहीं सकती है। अगर उसको बीमारी है मोटापे की तो भी वो क्रिकेट नहीं खेल सकता, और अगर वो अपने मुंह को कंट्रोल नहीं कर सकता, अपनी डाइट कंट्रोल नहीं कर सकता, तो फिर भी उसे क्रिकेट खेलने का कोई हक नहीं है। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जो ऐसे बच्चे को भी खिला सकता है, क्योंकि हमारा मुल्क करप्शन में दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ चुका है। मेरिट को मारने में, करप्शन के अंदर, हर चीज़ के अंदर दुनिया के तमाम रिकॉर्ड्स पाकिस्तान ही तोड़ सकता है। इसीलिए हमारी क्रिकेट टीम की भी अंदर भी सब चीज़ें नज़र आ रही हैं, और अब परफॉर्मेंस के ऊपर भी नज़र आ रही हैं। बात करते हैं अब मुल्क की इकॉनमी के ऊपर। इस टाइम पे हमारे वज़ीर आज़म साहब चीन गए हुए हैं भीख मांगने, शायद यही कहेंगे कि भीख मांगने, उनके कहा ही जाता है कि हम बेगर्स हैं, बेगर्स कांट बी चूजर। शहबाज शरीफ साहब ने लेबल कर दिया हमें, तो हम तो सब अब भिखारी हैं। तो शहबाज शरीफ साहब भीख मांगने इस टाइम पे चीन गए हुए दौरे पे, आर्मी चीफ भी साथ हैं, पूरी कैबिनेट साथ है, पूरी पाकिस्तान के मेन करते धरते इस टाइम पे जो मौजूद हैं वो सब चाइना गए हुए हैं किसी भी तरह पाकिस्तान के लिए बेहतरी करने के लिए। चूँकि गुज़िश्ता जितने एतवार देखें मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के, तो पाकिस्तान की मईशत का हमेशा बेड़ा गर्क हुआ। आगे भी यही होगा। बेहतरी क्या करेंगे इसहाक डार साहब, जो 17 माह के अंदर पाकिस्तान का हाल किया है इसी पीडीएम टोले ने, तो अब ये पीडीएम टोला क्या बेहतरी ले आएगा इस मुल्क में, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है हमारी बिजनेस कम्युनिटी को, हमारे इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं इसके ऊपर। आज 5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी गई है। इस मुल्क में हमेशा ऐसे होता है, जब गंदम इंपोर्ट की गई 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की, क्रशिंग सीजन आगे आ रहा था, उसके बावजूद अपने पैसे, अपने किकबैक्स, अपने कमीशंस लेने के लिए प्रॉबेबली वो गंदम इंपोर्ट की गई। उसका मलबा पीडीएम हुकूमत के, पीडीएम की गवर्नमेंट के 17 माह की हुकूमत पे डाला जाता है कि मंजूरी उसके अंदर की गई, लेकिन वो हुकूमत सारा मलबा काकड़ साहब पे डालती है। काकड़ साहब जवाब दे चुके हैं और कह दिया उन्होंने कि ये सब कुछ जो कुछ किया गया ये मेरे से पहले ही हो चुका हुआ था, मेरा तो सिर्फ नाम लग गया। अब इस मुल्क में क्या हो रहा है, इस इकोनॉमी के साथ क्या खेल खेला जा रहा है। आईएमएफ के नाम पे आईएमएफ से कर्जे ले रहे हैं, आईएमएफ से हमेशा ही कर्ज मांग रहे हैं, कभी कर्ज उतारते नहीं है बल्कि उस कर्ज को हमेशा बढ़ाते हैं और खुशियां मनाते हैं कि मुबारक हो, आईएमएफ से कर्ज जो है अप्रूव हो गया, अब हम मजीद कर्जा लेंगे और पाकिस्तान बड़ा खुशहाल गुजरेगा। कैसे खुशहाल गुजरेगा? हमारी बिजनेस कम्युनिटी क्या चाहती है? ये जो 75 रुपये यूनिट बिजली का बिल हो चुका है, बिजली का यूनिट हो चुका है 75 रुपये यूनिट, गैस की प्राइसेस 10 गुना बढ़ चुकी हैं पहले से। इन तमाम हालात के अंदर पाकिस्तान में क्या कारोबार होगा? इंटरनेशनली कैसे लोग आएंगे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए? कैसे पाकिस्तान में एफडीआई आएगा जब पाकिस्तान के अंदर हालात ये है, ना यहाँ पे इंडस्ट्री चल रही है, ना यहाँ पे कुछ और चलेगा। इतनी हाई प्राइसेस के ऊपर कैसे कोई अपनी इंडस्ट्री चला सकता है? प्रोडक्शन कॉस्ट को मीट कैसे कर सकता है? आज के इस पूरे शो के अंदर यही डिस्कशन करेंगे। स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शेख इब्राहिम साहब, बिजनेसमैन भी हैं, माहिर इक्तिसादियात भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर सर। कुछ देर में मजीद लोग हमें ज्वाइन करेंगे और मैं अपनी बात का आगाज़ करता हूँ शेख साहब से। सर, आप पाकिस्तान के अंदर कारोबार कर रहे हैं माशाल्लाह सिंस मैनी ईयर्स, यू आर रनिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस, लेकिन इस टाइम पे जो हालात हैं पाकिस्तान के, आपको क्या एक्सपेक्टेशन है इस मुल्क से और हो क्या रहा है इस टाइम पे? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। देखिए, पाकिस्तान के हालात आज तो कभी भी ऐसे नहीं रहे कि जिन पे आप फ़ख्र कर सके और आप समझें कि जी बहुत ज़बरदस्त और एक आइडियल सिचुएशंस होती थी। लेकिन इस दफ़ा मेरा ये ख्याल है कि पिछले पीडीएम के बाद जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई, पीडीएम ने तो जो किया सो किया था, लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट ने को जो बहुत लंबा अरसा दिया गया उसके बाद भी कोई इतने आप ये समझ सकते हैं कि कोई इतने फेवरेबल कंडीशंस नहीं हैं। लेकिन अब साथ साथ कुछ ऐसा जो देखने को मिल रहा है जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, पिछले 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं इस गवर्नमेंट को अब आए हुए, कुछ इकदाम ज़रूर हैं ऐसे जो
उम्मीद अफजा जरूर है, लेकिन एक होप जिसको एक्चुअल डायरेक्शन कह सकते हैं, जिसकी एक ज्यादा जरूरत है। देखिए, हम बहुत दफा सुनते हैं कि हमें एक मिसाल के इकोनॉमी कर लेना चाहिए, कुछ ना कुछ, लेकिन अमली तौर पर अभी तक कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। अभी एक पिछले दिनों था कि जी एमरजेंसी, हमें माशी एमरजेंसी लगाने की जरूरत है। अच्छा, माशी एमरजेंसी के लिए क्या होगा? हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है कि हमारे मुल्क को जिंदा रहने के लिए, हमारे मुल्क को इस वक्त, ये नहीं मैं कहूँगा कि तरक्की करने के लिए, इस वक्त सबसे बेसिक जरूरत है कि जिंदा रहने के लिए सर्वाइवल, ठीक, सर्वाइवल, राइट, क्या क्या चीजों की जरूरत है, कौन से इकदामात होने चाहिए, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट बनाई जाए। आप जैसे अपने घर को बचाने के लिए, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, एक मरते हुए मरीज को बचाने के लिए उसकी टेबल पे ऑपरेशन थिएटर में एक चेक लिस्ट होती है जिसमें हर चीज मार्क की जाती है। समझे, आप पाकिस्तान की एक सर्जरी करनी है, उसके लिए आपको बहुत सारे जरूरी एक्शंस लेने की जरूरत है। अभी तक वो कहीं नजर नहीं आए। क्या अगर आप इसको खुले दिल से बात को समझें तो क्या आपको 100 दिन में कोई ऐसी चीज, कोई एक ऐसी पॉलिसी, कोई एक ऐसी डायरेक्शन नजर आई है? हमारे वजीर खजाना चेंज हुए, कुछ भी, SCIFC एक बड़ा पॉजिटिव कह लें कि अल्फाज की और उसकी शक्ल तो नजर आती है, लेकिन उसको कॉमन आदमी तक पहुंचाने के लिए, उसको आम लोगों तक लेके जाने, उसको लोगों में एक्टिव करने के लिए अब जिन्होंने जो उसके पीछे हाथ हैं उसमें ज्यादा अब आगे बढ़ के सियासी लोगों की जिम्मेदारी है कि एक प्रोजेक्ट, एक सोच लॉन्च तो हुई है, उसके साथ आपके चलेंगे, लेकिन पैरेलल चलने के लिए लोग कंफर्ट, पॉलिटिकल लोग और आम लोगों के साथ ही होते हैं। यूनिफॉर्म के साथ लोग इतने कंफर्टेबल कभी भी नहीं होते काम करने के लिए। उन दोनों चीजों को, कश्ती को दोनों चप्पुओं से चलाना पड़ेगा आपको। लोगों को उस तरफ लाना है अगर, तो आपको दोनों रोल अदा करने पड़ेंगे। मैं ये देख रहा हूँ खास तौर पे कि पिछले कुछ अरसे में हमारी जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं वो थोड़ी स्लो हैं। हमें उनके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है, उनको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। आज पॉलिसी रेट शायद गवर्नमेंट ने कुछ कम कर दिया है, उन चीज़ों पे भी अभी मज़ीद ज़रूरत है, लेकिन ये पॉलिसी रेट भी कम उसी सूरत में हो सकता है कि जब बाकी सारी चीज़ें हों। अभी आप देखिए, ज़रा सी एक अफवाह ये कि IMF के साथ हमारा एग्रीमेंट होने जा रहा है और उसके साथ ही हम डॉलर का रेट बढ़ जाएगा, 295 और 300 की आवाज आई है, एकदम से मार्केट में 3 रुपए 4 रुपए डॉलर की कीमत बढ़ी है। गवर्नमेंट ने उसको कंट्रोल किया है, लेकिन ये देखे कि साथ ही इसमें हमारे माशरे की, कारोबारी लोगों की भी बेहसी शामिल समझ आती है। लेकिन गवर्नमेंट की अगर डॉलर कंट्रोल की बात करें तो शायद इससे पहले जो केयर टेकर सेटअप था उसके अंदर डॉलर को लगाम डाली गई थी और बखूबी उसको एक जगह पे रोका गया, रिड्यूस किया गया, उसको कंट्रोल किया गया। ओपन मार्केट में 330 से तजावुज कर गया हुआ था वो डॉलर, और उसके बाद उसको से नीचे आया जी, और उसको लगाम डाली गई और फिर दोबारा वापस वहां लाके उसको स्टेबल किया गया और आज तक उसी का तसलसल है जो डॉलर यहाँ पे रुका हुआ है। इस गवर्नमेंट का क्या किरदार रहा है अब तक इस डॉलर को यहाँ पे रोकने में? यही तो, ये तो अब बढ़ाने लगे हैं इसकी प्राइस। मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि जहां ये गवर्नमेंट की रोल है वहां पे आम आदमी का, जो बिजनेसमैन है, ये जो लोग इस ट्रेड से मुंसलिक है, उनका भी तो रोल है ना। हम एकदम बेहिस हो जाते हैं, हम सिर्फ अपनी प्रॉफिटेबिलिटीज को देखते हैं, हम मुल्क को कौम की तरफ नहीं देखते। ठीक, हमने मुल्क की तरफ देखे तो हमें बहुत सारे ऐसे इकदाम हैं। लोग डॉलर को उसी वक्त इसी तरह, अब बदकिस्मती से पाकिस्तान में डॉलर इसी तरह से खरीदो फरोख्त हो रही है जैसे आप घर की रोजमर्रा की ग्रोसरी कर रहे होते हैं जी। लोग सुबह उठते हैं, वो रेट पूछते हैं और वो खरीदारी और बेच रहे होते हैं। इन चीजों को कट डाउन करने के लिए गवर्नमेंट को इंतहाई सख्त पॉलिसीज लानी पड़ेंगी और अभी मैं कहता हूं कि पाकिस्तान पे मजीद सख्ती इंटरनल पॉलिसी से लाई जाए, ना कि बाहर से लागू हो। सर, जरूरत है ये बात कहना कि जी पाकिस्तान को तरक्की करने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी को पॉलिसीज चाहिए। पाकिस्तान को इस वक्त तरक्की करने के लिए सिर्फ सिंसियरिटी चाहिए। जब आप में सिंसियरिटी होगी तो आपकी पॉलिसीज खुद ब खुद ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। सिंसियरिटी होनी चाहिए, पॉलिसीज ठीक होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन शेख साहब, एज अ बिजनेसमैन आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हुकूमत जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, ज़ाहिर है हमेशा ही आने से पहले शहबाज शरीफ साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, बड़े बुलंदोबाग दावे इनके हमेशा रहे कि हम आएंगे तो ऐसे कर देंगे, हर चीज़ आपके कदमों में निछावर करेंगे। वो सब सियासी झूठ होते थे, सियासत के लिए, अपनी सीट गेन करने के लिए झूठ आवाम से बोलते थे, आज तक यही करते आ रहे हैं। बिजनेस कम्युनिटी क्या एक्सपेक्ट करती है, हाउ डू यू सी दिस? क्या ये लोग इस मुल्क में बिजनेस कम्युनिटी के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए कुछ बेहतरी कर सकते हैं? जिस तरह से इनको एक्चुअली प्राइस कंट्रोल करनी चाहिए बिजली की, गैस की और हर चीज की, आपको लगता है कर पाएंगे? देखिए, मैंने जो बात अभी कही ना वो आप समझें जरा थोड़ा सा।
देखिए, ओवर द नाइट कुछ नहीं हो सकता। इस वक्त हालात जितने बिगड़ चुके हैं, ये इतनी जल्दी कुछ चंद महीनों में तो नहीं ये चेंज आने वाली। ठीक है, इसके लिए थोड़ा टाइम, मैंने आपको यही कहा है कि सिंसियरिटी आ जाए कि हमने ठीक करना है। जब आप ठीक करने लगते हैं ना, फिर पॉलिसीज बननी शुरू होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं अवाम को थोड़ा सा हार्ड सेक्टर भी फेस करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं रिलीफ भी मिलना शुरू हो जाएगा। जब हम इसको ठीक करने की तरफ आएंगे तो फिर सबसे पहली जो चीज हमें ठीक करनी पड़ेगी वो आईपीपीज है। ठीक, जब वो ठीक होगी तो अवाम को रिलीफ आ गया। ये उसके साथ सर ये आईपीपीज का एक सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के अंदर है, और जो आईपीपीज कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए थे, क्योंकि अभी मैंने देखा कि लास्ट ईयर में एक पावर प्लांट पूरा साल बंद रहा, और उस बंद ही पावर प्लांट जिसने एक यूनिट भी बिजली प्रोड्यूस नहीं की फॉर द होल ईयर, 27 अरब रुपए उसका मुनाफा जी, वो ले गया। अब बंद पावर प्लांट 27 अरब रुपए प्रॉफिट ले रहा है, इन पावर प्लांट से कैसे जान छुड़ाई जा सकती है? सर ये देखें, मैंने फिर वही सिंसियरिटी, आप मुल्क के साथ ठीक हो जाएं, आप हर तरह की देखें। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। आप कोई भी प्रोडक्ट की दुनिया के किसी भी कोने से इंपोर्ट करने के लिए एलसी खोलते हैं जी, तो एलसी की एक क्लॉज होती है, फोर्स मैच्योर अप्लाई। राइट, वो क्या होता है बॉस? वो यही होता है कि जी अगर कोई हालात अनसर्टेनिटी हो गई, कुछ चेंजेस आ गई, सारी एग्रीमेंट, सारी डील कैंसल। अब आईपीपीज के साथ हुए एग्रीमेंट्स मेरे ख्याल में शायद ही पाकिस्तान का कोई शख्स होगा जिसने पढ़ा होगा। आपने भी कभी नहीं पढ़ा, हमने भी कभी नहीं पढ़ा ना। सर ओपन करते ही नहीं है, पढ़ेगा कौन क्या? ठीक हो गया ना जी, राइट। अब क्या ये आज तक किसी के साथ शेयर ही नहीं किया गया कि आईपीपी क्या इतना बड़ा मुआहिदा करते वक्त उसमें कोई ऐसी क्लॉज नहीं रखी गई हुई? सर ये तो पाकिस्तान की बका का, अवाम की बका। अभी आप अगर ये, मैं एक मिसाल देता हूँ, अभी आप उससे डॉलर की बात हो रही थी, अभी डॉलर 280 इसमें चल रहा है, 290, 279, 280 में चल रहा है। ये डॉलर बढ़ जाता है तो सबसे पहले आपका इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, उसके साथ ही आपका सर्कुलर डेट बढ़ेगा, उसके साथ ही आपकी पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ेंगी, और आप देखिए बिजली आपकी कहां से कहां चली, आप रोक ही नहीं सकते उसको। ठीक है कि नहीं? सबसे पहले अगर आज किसी चीज पे काम करने की जरूरत है तो वो आईपीपीज हैं। अब एक खूबसूरत मिसाल और समझे जी। आपने एक फैक्ट्री लगानी है, आप सबसे पहले फैक्ट्री की जमीन लेते हैं, तो उसके साथ ही आप जो काम करने जाते हैं वो एनर्जी है, वो आपको गैस की शक्ल में हो सकती है, वो बिजली की, ठीक है। उसके बगैर तो आप फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन भी शुरू नहीं कर सकते, ठीक है। किसी एरिया में अगर गैस और बिजली अवेलेबल नहीं है, वहाँ फैक्ट्री नहीं, अगर बिजली नहीं है तो आप तो कंस्ट्रक्शन भी शुरू नहीं कर सकते ना। आपकी मिक्सिंग मशीनें, आपकी कुछ भी नहीं चल सकता। ठीक हो गया। आप बिजली लेते हैं, उसके बाद आपने वापडा से लाइन ली, आपको 700-800 केवीए का लाइन चाहिए, आपको करोड़ों रुपए का जनरेटर है, आपकी ट्रांसमिशन लाइन है। अगर आप मेगावाट्स में हैं तो आपको डायरेक्ट लाइनें अपनी लगवानी पड़ती हैं, जिसकी आप वापडा को, गवर्नमेंट को, उस पावर सेक्टर को पेमेंट करते हैं जी। अच्छा, ये आपका पहला सोर्स ऑफ एनर्जी क्रिएट हो गया, राइट, ये बेसिक हो गया। ठीक। उसके बाद आप शॉर्ट सप्लाईज के लिए या आपकी जो अनड्यू सर्टन बंद होता है उसके लिए आपने बैकअप जनरेटर ले लिया, आप स्टैंड बाई के लिए आपका दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी आ गया। अच्छा, अब ये हो गया जी, अब आपके पास पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो गया था तो अब आप फर्नेस ऑयल के दिया ऊपर चले गए। एक वक्त आया हमारे पास ये सारी चीजें थी, हमने गैस पे शिफ्ट कर लिया। ठीक। आज गैस खत्म हो गई है, आज आप सोलर पे शिफ्ट हो रहे हैं, अपनी कंपनियों को लेके जाए, और सोलर पे भी टैक्सेस। अब सोलर पे भी। अब मुझे एक बात बताएं, जिसने बंदे ने 15 साल पहले या 12 साल पहले, 20 साल पहले फैक्ट्री लगाई होगी, वो इन नामुनासिब हालात में इस तरह से लड़ते हुए एक फैक्ट्री चलाने के लिए 4 एनर्जी सोर्सेज क्रिएट करता है। क्या ऐसे मुल्क में इंडस्ट्री, क्या ऐसी जगह पे इंडस्ट्री कामयाब हो सकती है? ठीक है। आप और कॉस्ट को, बाकी सारी को भूल जाएं, उसका वर्किंग कैपिटल भूल जाएं, आप उसकी बिल्डिंग भूल जाएं, आप उसको सारा कुछ भूल जाएं, आप सिर्फ एक सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए 4 सोर्सेज चाहिए आपको। आपने वापडा लिया, आपने पेट्रोल का डीजल लिया, आपने सुई गैस का जनरेटर लिया, आपने फिर अब आके सोलर पे आ गए। क्या करेंगे यहाँ पे? सर यहाँ पे बिजनेस करना जहाद है, लेकिन ये जहाद आज भी कामयाब हो सकता है। हमें प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेंगी, हमें अनड्यू इंपोर्ट्स बंद करनी पड़ेंगी, हमें अपना डॉलर बचाना पड़ेगा, हमें अपनी एक्सपोर्ट्स पे काम करना पड़ेगा, और उन एक्सपोर्ट्स पे काम करना पड़ेगा जो टेक्सटाइल के साथ पैरेलल और चलें। अब ये देखिए, बड़ी मजे की बात आप समझे कि टेक्सटाइल आपकी सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का सेक्टर है, जिसको आप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन टेक्सटाइल के बेसिक बहुत सारे कलर्स, पिगमेंट्स, उसके
डाइंग केमिकल्स और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आज भी चाइना से इंपोर्ट हो रही हैं और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से इंपोर्ट हो रही हैं। जी। फार्मास्यूटिकल आपकी बहुत ज़बरदस्त इंडस्ट्री है, लेकिन उसके रॉ मटेरियल्स भी आज भी आप दुनिया से इंपोर्ट हो रहे हैं। हम क्यों नहीं R&D पे जा रहे, हम क्यों नहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जा रहे, हम क्यों नहीं उन रॉ मटेरियल्स को, उन सोर्सेज को पाकिस्तान में ला रहे, हम क्यों प्रमोट नहीं करा रहे उन चीज़ों को, हम उन इंडस्ट्रीज को बजाय इसके कि हम पूरा पूरा सेक्टर दे देते हैं कि जी ये हमने एक एरिया बना दिया, इसको टैक्स फ्री कर दें। ठीक। क्या जरूरत है? आप एक सेगमेंट पकड़े, उसको कहें यार तुम अपना साथ रॉ मटेरियल लगाओ, ये तुम्हें चाहिए, तुम इसके साथ अपनी वैल्यू एडिशन करवाओ, अपने आके तो इधर से आ जाओ। बिल्कुल ठीक आपने पॉइंट किया शेख साहब, मैं बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगा। ज्वाइन किए कैसे डॉक्टर कैसे असलम साहब ने, थैंक यू फॉर बीइंग हियर सर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, जो मुल्क के अंदर हालात हैं अब इस टाइम पे ज़ाहिर है, और चूँकि अभी बिजनेस कम्युनिटी से हैं, शेख इब्राहिम साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साथ स्टूडियोज़ में, उन्होंने भी बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं, सबसे बड़ा मसला एनर्जी का है। यहाँ पे गैस और बिजली नहीं है। अगर गैस और बिजली नहीं होगी तो क्या इंडस्ट्री लगेगी, क्या इंडस्ट्री चलेगी? जो इंडस्ट्री पहले लगा के बैठे हैं वो परेशान है कि इतने भारी भरकम बिल्स कैसे दें। अगर किसी लाइनमैन या वापडा से कमिश्निंग तय हो जाए और बिजली चोरी का रास्ता निकल आए तो फैक्ट्री चलाना आसान, लेकिन अगर बिल देना पड़े तो फैक्ट्री चलाना वो वाले जान है। क्या कहते हैं आप इस पे? देखें, बात यह है, मैं बिल्कुल अभी करता हूँ शेख साहब को। बात यह है कि आप जो यहाँ पे हुक्मरान हैं, पॉलिटिशियंस हैं, पार्लियामेंट में आते हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं है इंडस्ट्री में जी। वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, वो टैक्स के पैसा खाने में है, वो इकोनॉमी को चलाने में इंटरेस्टेड नहीं है। आप देखिए यहाँ पर जो बच्चे हैं 60% यूथ, इसको कौन सी स्कीम दी गई है? कौन सा स्कूल ऐसा है गरीब आदमी के बच्चे को इंटरनेशनल लेवल पे प्रोडक्टिव बना ले? आपके किसान रो रहे हैं जिन्होंने आपको इस दफा नाल दिया है। मैं अग्री करता हूँ कि आपकी इंडस्ट्री जो है अब इस बिजली पे, इस गैस पे और इस टैक्सेशन पे प्रोडक्टिव नहीं हो सकती, प्रॉफिट नहीं बना सकती, एक्सपोर्टेबल नहीं हो सकती। आप कद्दू पे चले हुए हैं और वो भी अब आप मदीना से बेचना चाहते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमने अभी तक कोई प्लान ही नहीं देखा कि ये हुकूमत इंडस्ट्री को किस तरीके से चलाना चाहती है। तो 5-6 साल का 10 साल का प्लान आएगा तो पता लगेगा एनर्जी के R&D के ऊपर क्या मनाते हैं, बिजली के ऊपर क्या मनाते हैं, एनहांसमेंट पे क्या मनाते हैं, एक्सपोर्टेबल और डॉलर कमाने पे क्या मनाते हैं। ये नहीं होंगी। इस मुल्क की इंडस्ट्री भी नहीं चलेगी, इकोनॉमी भी नहीं चलेगी और हम मांग को भुगते रहेंगे उन मुल्कों से जो हमें फिर धक्का रहे हैं उस लेवल पे जहाँ हमें ये पता है कि बड़ा मुल्क है, हमारे पास मशीन है, हमारे पास यूथ है, हमारे पास बिजली बनाने के तरीके हैं, हमारा इंडस्ट्री बहुत प्रोडक्टिव है। अगर मिडिल छोटे लेवल का कारोबार है उसको स्क्वीज कर रहे हैं, लोग इस मुल्क की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं चलते। ऐसे तो हम बनाना स्टेट बन सकते हैं, कैन नॉट बिकम वायबल इकोनॉमिक पावर जो हम करना चाहते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन ही है और बिजली सस्ती ही है और पानी से रवायत है और बच्चों को स्किल्स हैं। ये लैंड रिफॉर्म नहीं, सारी चीजें आप तरीके से हर साल एक करे जाएंगे। इंटरेस्ट रेट आप 5% पे रख के ये समझते हैं कि इंडस्ट्री चल। सर, इंटरेस्ट रेट अभी आज 1.5% कम किया है स्टेट बैंक ने। इज इट अ गुड न्यूज सर? मेरा नहीं ख्याल कि इंडस्ट्रियलिस्ट को ये 13% पे आए तो फिर भी इंडस्ट्रियलिस्ट को कर्जा खाता है। यानी 13% पे भी आ जाए तो फिर भी कोई खास आप समझते हैं कि वो मतलब जो है वो दैट वोंट साउंड अ बिग रिलीफ? हाँ, ये कोई रिलीफ नहीं। शेख इब्राहिम साहब, डॉक्टर कैस साहब जिस तरह बता रहे हैं, और आज 1.5% शरह सूद में कमी की गई है और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट था उसको कम किया गया है 1.5%। इससे कुछ रिलीफ इंडस्ट्रीज को मिलेगा, लोगों को कुछ मिलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कुछ फर्क पड़ेगा? क्या समझते हैं? देखिए, जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, जैसे चल रहा है मुल्क, मेरा नहीं ख्याल कि ये 1.5% जो है ये कोई एक वैल्यूएबल फिगर है। जो मैं डॉक्टर साहब की बात से एग्री करता हूँ। अगर मैं तो समझता हूँ कि अगर इसको मोस्ट फेवरेबल समझते हैं किसी पे तो ये सिंगल डिजिट में होना चाहिए। लेकिन
फिर भी अगर 10-12% पे हो तो कुछ ना कुछ समझ आ जाती है। क्योंकि देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस वक्त आपके पाकिस्तान के लोकल कस्टमर के पास बाइंग पावर भी नहीं है। ठीक है। आप मुल्क के हालात देखें ना, तो लोग इस वक्त अपने बिजली गैस पानी के बिल पे मर रहे हैं। बिल्कुल। वो उनकी सबसे बड़ा, अगर आप आज किसी की सबसे बड़ा एक्सपेंस अगर फैमिली का किसी आम आदमी का जाके पूछें तो उसका सबसे बड़ा एक्सपेंस आम आदमी का, अब तो अच्छे भले घर वालों का बहुत बड़ा एक्सपेंस, जितना बड़ा घर है उतनी बड़ी इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉस्ट आ गई है ना। सॉरी मैं आपकी बात आता हूँ, मैं यहीं से आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा। आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक है। नाज़रीन, आज पाकिस्तान में सबसे बड़ी तकलीफ के लिए बिजली के बिल, गैस के बिल हैं सबसे बड़ा मसला। ये अपने शो को यहीं कंटिन्यू करेंगे। आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। और हम बात कर रहे थे इस टाइम पे सबसे बड़े मसाइल अवाम के लिए जो तकलीफ का बाइस बने हैं वो बिजली के बिल, गैस के बिल से। गैस आती नहीं है, ऐसा शायद पाकिस्तान के अंदर कभी सोचा नहीं गया था। हम खुद से अपनी गैस इस मुल्क में प्रोड्यूस करते हैं, हमारी लोकल प्रोडक्ट है, हमें इंपोर्ट भी करनी पड़ती है। हमारी अपनी बदनीयतियों की वजह से इस मुल्क के अंदर चीज़ों को डिस्कवर नहीं किया गया, उन पर मेहनत नहीं की गई, एफर्ट नहीं की गई। लेकिन इंपोर्ट करने में हम बड़े तेज़ हैं, क्योंकि शायद इंपोर्ट चीज़ें करने में कमीशनिंग पैसे बनते हैं, इसलिए हमें इंपोर्ट करना बड़ा पसंद है। अपनी खुद लोकल प्रोडक्शन पे हम ज़्यादा फोकियत नहीं देते हैं। और इसी की वजह से आज पाकिस्तान के अंदर दिन में तकरीबन 2 टाइम गैस आती है। इन्होंने 2 टाइम फिक्स कर दिए हुए हैं। सुबह गैस होगी एक लिमिट तक, फिर उसके बाद चली जाएगी, फिर शाम को अवेलेबल होगी और फिर रात को अवेलेबल होगी। ये सिर्फ टाइम होगा जो आपके 3 मील टाइम्स है, वहाँ पे गैस अवेलेबल होगी। इसके अलावा गैस अवेलेबल होगी नहीं। लोड शेडिंग ये पाकिस्तान के अंदर कभी शायद सोचा भी नहीं गया था। और बिजली को देखें तो बिजली शॉर्टफॉल है इस टाइम पे, बिजली की लोड शेडिंग बहुत हो रही है और प्राइस इतनी हाई है कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। शेख इब्राहिम साहब अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। जी, मैं आपसे यही बात कर रहा था कि इस वक्त पाकिस्तान के आम शहरी की भी नहीं, अब तो मिडिल क्लास से भी और अपर मिडिल क्लास के लोगों की भी आज सबसे बड़ा अगर कोई एक्सपेंस है तो वो उनके यूटिलिटी बिल्स हैं, जो उनको ये एनर्जी, गैस, बिजली की शक्ल में देने पड़ते हैं। अच्छा, इसमें अब एक अभी आपने खुद बात की बड़ी ज़बरदस्त कि जी इस वक्त हमें लोड शेडिंग का भी सामना है। जी। हम जब हमें जो दादो शुमार दिए जाते हैं उसमें हमारी ये है कि हमारी 40,000 मेगावाट बिजली की कैपेसिटी है जो हम पैदा कर सकते हैं। यूटिलाइजेशन इस वक्त को 30-32 हज़ार है और हम फिर भी शॉर्टफॉल पे। अच्छा, ये शॉर्टफॉल एक्चुअली वो कहते हैं है नहीं, लेकिन ये इसलिए लोड शेडिंग की जाती है कि चोरी बहुत ज़्यादा, लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से हमें चोरी की जाती है। तो ये चोरी, ये लैंड लॉसेस, ये कंट्रोल करना किसका काम है, इसको रोकना किसका काम है? ये उन एजेंसीज का काम है, उन इदारों का काम है। सर वही तो पैसे लेते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वही तो चोरी करवाते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल ये, लाइन मैन जिसने आके चेक करना है वही तो आगे कहता है बिजली चोरी कर लो, मुझे मंथली दे दो। अब बिलाल साहब, इसमें एक बड़ा खूबसूरत फैक्टर ये है कि आप पाकिस्तान, लाहौर के किसी भी पॉश इलाके में चले जाएं, जिसको हम गार्डन टाउन, मॉडल टाउन, गुलबर्ग, डिफेंस और इन इलाकों में कहते हैं, वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज के अलावा जो उन इलाकों के अथॉरिटीज़ हैं, मतलब मॉडल टाउन में मॉडल टाउन सोसाइटी है, डीएचए में डीएचए अथॉरिटी है, ये खुद बिजली प्रोवाइड करते हैं और इनकी अपना बिलिंग सिस्टम है। राइट। ये गवर्नमेंट का नहीं चल रहा। ठीक। यहाँ पे तस्वुर भी नहीं किया जा सकता कि आपका कोई शख्स बिजली चोरी कर ले, क्योंकि प्राइवेटली, क्योंकि प्राइवेट है। आपका मीटर रेगुलर चेक होता है, वहाँ पे कंपनी है, एक बड़ा अच्छा सिस्टम है। ठीक। फिर इन इलाकों में लोड शेडिंग क्यों है? अगर आपका यही बहाना है और आपका यही है कि जी हम उन इलाकों में चोरी करते हैं जहाँ लोड शेडिंग है, जहाँ लैंड लॉसेज हैं, जहाँ पे बिजली चोरी ज्यादा है या जहाँ हमें रिकवरी कम है, ठीक, ये सब फैक्टर्स हैं। राइट। इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये यहाँ पे हमारे पास कमी है। यहाँ पे हमारे पास जो कमी है वो बिल की है, हमने कैसे मैनेज करना है, हमारी मैनेजमेंट की कमी है। ठीक। हमें अपने इंस्टीट्यूशंस को, हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को एक दफ़ा रीविजिट करना पड़ेगा, इनको प्लान दोबारा से करना पड़ेगा, इनकी अथॉरिटीज़, इनकी जो पावर्स हैं उनको डेडिकेट करना पड़ेगा कि कैसे क्या काम हो रहा है। एक कंप्लीट सर्जरी की जरूरत है इस वक्त पाकिस्तान को। आप देखें पिछले 15 साल में आपके रीजन, वो जो मोहसिन नकवी साहब कह रहे थे कि टीम की सर्जरी करनी पड़ेगी, आपको लगता है पूरे पाकिस्तान की सर्जरी करनी पड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल, इट्स राइट। आप देखिए पिछले 15 साल में, 20 साल में आपके रीजन में 2 मुल्क ऐसे हैं जिनकी गवर्नमेंट ने 2 टर्म्स ऊपर नीचे पूरी की हैं। एक बांग्लादेश ने अभी 3rd टर्म फिर आ गई। अभी इंडिया की 2 टर्म हुई हैं, तीसरी में देखे आते हैं कि नहीं मोदी साहब अभी आगे जी, आगे कल उन्होंने हल्फ उठा लिया, कल उन्होंने हल्फ उठा लिया जी। तो देखिए सर, ये अब पाकिस्तान में देखने की जरूरत है कि उनमें से अगर 2-2 वजीर आजम ने 2-2 की हैं तो अब कहाँ है? मेरा भी इत्तेफाक हुआ एक मुल्क में जाने का, वहाँ पे मैंने देखा
ट्रैफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात बहुत बुरे थे और अभी इस पे काम हो रहा है। तो मेरी वहाँ के बिजनेसमैन से मुलाकात हुई, मैं कुछ टेक्सटाइल के सिलसिले में उनसे बातचीत थी मेरी, तो उन्होंने हमें कहा कि जी अब आके हमारा मुल्क जब दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर मुल्क बन गया, मैं आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। बांग्लादेश सर। जी राइट। उन्होंने कहा अब आगे हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगा रहे हैं। ठीक, यानी सबसे पहले अपनी एक्सपोर्ट्स पे, अपनी आवाम को सर, लेबर उन्होंने- दिलाने पे, बेरोजगारी खत्म करने पे फोकस किया और उसके उन्होंने बाद आप कमाया और लगाया। ठीक, हमने कर्ज लिया और इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा और दिया। आवाम को भूखा भी मारा, अनपढ़ भी रखा और बेरोजगार भी रखा। आज हम मार्कअप दे रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स का जिनकी आमदन हमारे पास कम है, ठीक, ना हम उनसे कोई फायदा उठा और सकते अखराजात ज्यादा हैं और है। हम इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। अब दूसरी तरफ वो शख्स ज्यादा अक्लमंद नहीं हुआ कि जिसने पहले वो वाला प्रोजेक्ट किया जिससे उसने कमा लिया, उस कमाई से अब वो घर बना रहा है। Right. देखिए यहाँ बिजनेसमैन फैमिली से मैं ताल्लुक रखता हूँ, तो हमारे अब्बा जी क्या करते थे कि जी दुकान जो है वो घर बना देगी आपका, ठीक, घर कभी दुकान नहीं बना के देगा। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक, राइट तो अप्रोच। कारोबार होगा तो आपकी जिंदगी आगे बिल्कुल चलेगी। ठीक कह रहे हैं डॉक्टर कैसर असलम साहब। शेख इब्राहिम साहब ने हमारे ही टूटे हुए सूबे की मिसाल दी और कहा कि बांग्लादेश आज दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर बन चुका है, जो शायद कभी नाम पाकिस्तान का आता होता था इस जगह के ऊपर। क्या समझते हैं आप? और उसकी एक रीजन भी उन्होंने बताई कि पहले उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया, बल्कि पहले बेरोजगारी खत्म की, लोगों के लिए वसाइल पैदा किए, अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया, और अब जब पैसे कमा लिए हैं तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वो लगाने का सोच रहे हैं। देखें, बात यह है कि बांग्लादेश पाकिस्तानी टेक्सटाइल के मैग्नेट से यहाँ से पैसा लेके वहां गए और यहाँ से एक्सपीरियंस लेके वहां गए, क्योंकि यहाँ हम उनको तंग कर रहे थे। बिल्कुल। और उन्होंने उनको फैसिलिटेट किया। सर वहां तो आज भी बिजली का यूनिट 2 रुपए का है सर, बांग्लादेश में। जी, बिजली का यूनिट तो हमें तो पता ही नहीं है। अगर आप मेरा जो बिल इस दफा है उसको मैं डिवाइड करूं यूनिट पे, तो 66 रुपीज पर यूनिट पड़ रहा है। सारे टैक्स सारे मिला के जो टोटल अमाउंट आई है उसको मैंने वो जो थे यूनिट इस पर जब डिवाइड किया तो जी। 66 रुपीज पर यूनिट मुझे पड़ रहा है। Right. अब आप इस आदमी को देखिए, यहाँ लोग क्या बिजलियां बंद करेंगे या एक दूसरे को कत्ल करेंगे या दूसरे को लूटेंगे और फिर बिल देंगे। मेरी समझ में नहीं आ रही ये सारी मैकेनिज्म इन दी कॉन्टेक्स्ट। फिर ये बिल आते हैं 17 को 24 को, जब आप अपने खर्चे कर चुके होते हैं और 3-4 दिन देते हैं आपको कि आप उसमें अपना एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाएंगे। और अब नया जो आ रहा है वो ये है कि अगर आप उसके किसने करेंगे तो 14% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक, मुझे समझ में नहीं आ रही कि आप वेलफेयर स्टेट बनाना भी चाहते हैं या आप इसको जो मैं कहता हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह चलाना चाहते हैं कि पाकिस्तान से लूटो और बाहर ले जाओ पैसा। ये जो पनामा लीक से लेके दुबई लीक्स तक जितने भी लीक्स आए उनमें इन सब के नाम है और किसी को सजा नहीं हुई और सब कानून बदल के ये कहते हैं हम तो हमारा हक है कि हम ऑफशोर कंपनियां बना लें। ये कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल। जिस मुल्क में लोग भूखे मरते हो, मुलाजमत ना हो, उसमें ऑफशोर कंपनी में पैसे रखना मॉरली तो ठीक नहीं है। मैं इनकी बात ही नहीं करता। तो हम ये भी कहते हैं कि हम मुसलमान मुल्क हैं, हम लोग जो हैं ऑनेस्ट हैं। हम मुझे बता दें जब हुकूमत ही लूटना शुरू कर देगी, हुकूमत अदारे। मैं एक जमाने में हमारे बड़े कहा करते थे कि यहाँ के बिजनेसमैन चोर हैं और मजदूर को लूटते हैं। इस वक्त उनको भी लूटा जा रहा है, बिजनेसमैन भी लूटे जा रहे हैं और मजदूर भी लूटा जा रहा है। तो फिर लोग इस मुल्क को छोड़ेंगे ना डॉलर खरीद के। डॉक्टर साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस टाइम पे एक और सबसे बड़ी बात जो होती है हमारे मुल्क में आईपीपीज का एक बहुत बड़ा मसला है कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स हैं जो हमसे अरबों रुपया बगैर बिजली बनाए पैसा ले लेता है। आप कैसे किसी को बगैर प्रोडक्शन के बगैर चीज के पैसे दे सकते हैं? ये क्या मसला है आईपीपीज का यहाँ पे? ये वो बड़ा सिंपल मसला है कि अंडर हैंड जब आपने पैसे ले लिए, हुक्मरानों ने पैसे ले लिए, तो वो जो जब मर्जी दम दनाए, कौम ने पैसे देने हैं ना टैक्स के थ्रू या बिलों के थ्रू। तो ये बात क्योंकि एक परवेज मुशर्रफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया था बैक इन 2004 के अंदर परवेज मुशर्रफ साहब का इंटरव्यू था। उन्होंने कहा था कि आईपीपीज जो प्लांट बनते हैं इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स, उससे कॉन्ट्रैक्ट करते हुए अगर 1 सेंट
उसका रेट बढ़ाया जाए, यूनिट का रेट 1 सेंट में बढ़ाऊं तो मुझे 1 अरब रुपया वो इंडिपेंडेंट पावर प्लांट वाला ऑफर करता है कि मैं आपको 1 अरब रुपया दूंगा। बैक इन 2004 तब का अरब और आज के कई अरब बन चुके हैं। अगर तब वो ये कह रहे थे मुशर्रफ साहब के 1 सेंट रेट इंक्रीज करने से 1 अरब रुपया मुझे कमीशन का मिल सकता है, तो फिर आप सोच लें कैसे ये IPPs हो रहे हैं यहाँ पे। वो जो दो गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने फिर ये एग्रीमेंट किए, आपको बिजली मिल गई मगर इतनी महंगी मिली कि आपके नाप के थ्रू निकाल दिए उन्होंने ये पैसे। तो और अब फिर वही दोनों मिलके हुकूमत में है, तो देखिए और कितना महंगा होते हैं चीजें। सर स्टेट की रेट तो उसी में नजर आती है जब आप IPPs को कहीं ना कहीं किसी न किसी लीगल प्रोसीजर से, किसी न किसी डायलॉग से उनके रेट कम करें और अवाम को सहूलत दें। पेट्रोल के तो ऊपर नीचे कर लेते हैं, बिजली के क्यों नहीं किए जाते इनसे? क्योंकि हम जो अपनी जबान में कहते हैं कि अंडर हैंड जब पैसे लिए हों तो उसके बाद कौन बोलता है? जरूरी नहीं कि पाकिस्तानी IPP सिर्फ हो, चाइनीज से भी ये इसी किस्म के मायदे हैं, औरों से भी, फॉरनर से भी इसी किस्म के मायदे हैं। सोवरन आपने गारंटीज दी हुई हैं अवाम, मगर यहाँ आपके पॉलिटिशियन, यहाँ आपके सीनियर ब्यूरोक्रेट, जजेस, और उनको मुफ्त कैसे बिजली मिल जाती है और विदाउट एनी इंटरप्शन। तो उसका सारे का फिर वो जो लोग कुंडियां डाल देते हैं, तो जो बिल अदा कर रहा है उसी के ऊपर हम ये पहले लोग मैंने देखा है कि बिल अदा करने वाले पे सजा दी जाती है और चोरी करने वाला ऐश कर रहा है। सर ये सबसे बड़ा मसला है यहाँ पे शेख इब्राहिम साहब, जिस तरह डॉक्टर कैसर असलम साहब ने बताया कि यहाँ पे जो बिल देता है उसको सजा दी जाती है बिल देने की, कि जो बिजली चोरी कर रहा है उसके हिस्से का बिल भी वो अदा करता है जो बिल दे रहा है। यहाँ पे IPPs के साथ कॉन्ट्रैक्ट, सर क्या इस मुल्क के अंदर सिस्टम बना हुआ है? जी यही मैंने अभी आपको कहा ना कि यहाँ तो वो इलाके जिनको आप बड़ा कैटेगोरिकली अलहदा कर सकते हैं, वो आइडेंटिफाइड है कि यहाँ पे चोरी की रेशो नहीं हो सकती, वहां पे भी प्रॉपर लोड शेडिंग होती है। तो ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया हुआ है कि जी हम उन इलाकों में लोड शेडिंग करते हैं, और ये तो अंडरस्टूड है कि वो अपनी कॉस्ट तो पूरी करते हैं, इसीलिए आपको फ्यूल एडजस्टमेंट भी लेते हैं, इसीलिए आपसे फर्दर टैक्सेस के नाम पे भी लेते हैं, इसीलिए आपसे कुछ 36 किस्म के सरचार्ज भी लेते हैं। वो तो किसी सूरत भी लॉस में जाने को तैयार नहीं है, ना गवर्नमेंट ना IPPs। लॉस में अगर जाता है, अगर किसी का बेड़ा गर्क होना है तो वो अवाम का होना है, आम अवाम का, जिसके पास सोर्सेज भी नहीं है और रिसोर्सेज भी नहीं है। वो किसी सूरत में भी कहीं से भी मांग के लेके आए, अपनी जान दे के लेके आए, उसने आके बिल जमा कराना है। और एक और जुल्म बहुत बड़ा है कि अगर आपका बिल ओवर बिल्ड आ गया है, गलत आ गया है, मतलब हमारे कई दफा देखने में आता है कि लोगों के 2-2 मरले के घर हैं, 3-3, उन्हें 5-5 लाख का, 4-4 लाख का बिल आ गया। ठीक, वो किसी भी सूरत में उसको ठीक नहीं करते, वो कहते हैं पहले इसको जमा कराएं, ठीक है। फिर आप इसको, अगर उन्हीं के पास जाना पड़े, मतलब वो एक उनका कंज्यूमर है, उनका कस्टमर है, उसको अगर कस्टमर को अपना बिल लेके उसकी करेक्शन के लिए, उसमें किसी अमेंडमेंट के लिए जाना पड़ता है, वो जलील होता है वहां जाके, ऐसा क्यों है? तो वो अब वहां पे वापस गया, उन्होंने कहना जी पहले इसको जमा कराओ, फिर अपील में आओ, फिर केस करो जी। अब जब पैसे मेरे पास आ गए हैं तो फिर मेरी मर्जी है ना, मैं अपनी मर्जी से वापस, केस तो सालों साल लटकते हैं वो पाकिस्तान तो फिर में। लटक गए। अच्छा, अब एक हिस्ट्री भी डेवलप हो गई, आप पे चोर होने का इल्जाम भी लग गया, बिल्कुल, वो यकीनन आपके बिल को खराबी में डाल देंगे, आप यानी अभी चाहे आप डालेंगे, आप चाहे कि वो मुलजिम ही है, अभी इल्जाम है आप पे, लेकिन लग तो गया, लेकिन कहने को नहीं तो नहीं, चोर हो गए। वो इल्जाम साबित ही कर दिया ना जब आपने पैसे जमा करा दिए, ठीक, तो फिर इल्जाम तो साबित हो गया ना। अब तो आप केस लड़ेंगे, वो साल बाद, 2 साल बाद आपके तो पैसे चले गए, ठीक, अब तो उनके हाथ में है। ये सारा सिस्टम इस वक्त बनाया ही अजीबो गरीब दिया गया है। इसको कहते हैं, आपने कभी किसी जमाने में बड़े बड़े घर होते थे मुख्तलिफ इलाकों में, या छोटे मोटे भी घर होते थे जी। आप अंदरून शहर भी चले जाएं तो आप छतों पे जाए तो उनकी बड़े खूबसूरत छतें बनी होती थी, मोमटियां और साथ वो बैठने के लिए जगह सारे। फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े ना, ज्यादा आबादियां हुई तो वसाइल कम थे, तो जुगाटे लगाते गए, किसी कमरे में के साथ बाहर वाली जगह पे बाथरूम निकाल दिया, किसी कमरे की ऊपर छत डाल दी, किसी सेहन के ऊपर टीन की छत डाल दी, बच्चों के रहने की जगह बना दी, यानी बेतुका बना उसको दिया। पंजाबी में कहते हैं जुगाड़ लानी, राइट। तो जुगाड़ लाया से है। पिछले 30-35 साल से, 40 साल से ये मुल्क जुगाटों पे खड़ा हो गया। अब हमें एक दफा इसको ठीक करना पड़ेगा, तकलीफ सहनी पड़ेगी। मैं इस बात को
नहीं कहता कि अब सर अवाम तो हालात तकलीफ अच्छे- सह रही है, तो तकलीफ किसने सहनी है? हुक्मरानों ने, सियासतदानों ने, किसने तकलीफ सहनी है? तो मुल्क कौन है? सर ये तकलीफ तो 25 करोड़ नहीं सहनी है। सर वो तो पहले ही सह रहे हैं। नहीं, 1% अशराफिया के तबके को निकाल के सब सह रहे हैं। मैं इसमें थोड़ा सा तस्हीह कर दूं। जी, अगर वो 1% अशराफिया या पॉलिसी साज लोग इनकी तकलीफ का एहसास कर लें तो इस तकलीफ का टाइम कम हो जाए। सर उन्होंने 47 साल में नहीं की, मतलब जब से पाकिस्तान बना तब से आज तक नहीं किया, तो अब कहां से करेंगे सर? सर ये 75 साल करना में नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर खुदा हाफिज है। की। डॉक्टर क्या ये आखिरी मौके हैं। अब लोगों की डॉक्टर साहब, बर्दाश्त- क्या कहेंगे आप? जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, लोगों की बर्दाश्त खत्म होने पे आ गई, अब एक दूसरे को मार के ही एक दूसरे की जरूरत पूरी करेंगे। जी डॉक्टर साहब, कराची में आप देखें रोज लड़के कत्ल हो रहे हैं चोरों के हाथ, रोज चोर लोगों के हाथों पे कत्ल हो रहे हैं, पुलिस नहीं नजर आती। ये अभी कराची तक है, बाकी फिर हैदराबाद में जो सिलेंडर फटा है और ढेर सारे बच्चे मर गए, जी। अस्पतालों में जली दवाइयों से मर जाते हैं। आपकी सड़कों पे अब बड़ी वाली गाड़ी रिक्शे के ऊपर से गुजर जाती है, उसको कोई पकड़ता नहीं है। आपकी करप्शन में किसी को सजा हुई है, जो इज्जतदार लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके बच्चों को कोई दाखिला मिल जाए या उनको कोई वीजा मिल जाए तो यहाँ से चले जाएं। ठीक। यार लॉ एंड ऑर्डर जो है वो इकोनॉमिक मुश्किलात से ज्यादा मुश्किल चीज है, और यहाँ इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स भी है, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स भी है, पॉलिटिकल कोलैप्स भी है, और उसकी वजह से इकोनॉमिक कोलैप्स भी है। हमें ये ना हो कि हम सूडान की तरह सिविल वॉर हो जाए और अच्छा वाला मुल्क जो है उसका सत्यानाश हो जाए। अभी आपने सूडान का हाल देखा हुआ है, और एक दो मुल्क में जहाँ इस किस्म के हाल हो रहे हैं। लोगों का ख्याल रखें, लोगों का यूटिलिटीज को तो कहीं ना कहीं सपोर्ट दें ताकि वो अपना घर चला सकें। अब आप देखें ये लाइनें लग गई हैं लंगर खानों में, पहले मर्द होते थे, औरतें भी। तो लंगर खानों से तो मुल्क नहीं चलेगा ना सर। आपको रोजगार देना पड़ेगा, रोजगार इंडस्ट्री देती है, और इंडस्ट्री सस्ती बिजली पे, क्लीन एनर्जी पे चलती है। आपको एग्रीकल्चर को पानी देना पड़ेगा, आपको मॉल जो है ये एग्रीकल्चरिस्ट उनको कहीं ना कहीं लिंक करना पड़ेगा मार्केट के साथ। फिर ये मुल्क आपकी यूथ जो है जिसको आप स्कूलिंग में ही नहीं डाल रहे, स्कूल जो जाते हैं वहां भी ऐसा हाल है कि उनमें कुछ भी पढ़ाई नहीं है। हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं हम उनको वो पढ़ा रहे होते हैं जो 8वीं 9वीं जमात में उनको पढ़ के आना चाहिए। तो इतनी अच्छी नहीं है, और हुक्मरान जो है वो अभी IMF के साथ एक गुफ्तगू कर रहे हैं, अपने अवाम के साथ तो वो गुफ्तगू कर ही नहीं रहे। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। जो आपने बातें की बिल्कुल ठीक की, और अल्लाह करे कि किसी हमारे हुक्मरान को ये बात समझ आ जाए, कोई नेक नीयत यहाँ पे आ जाए जो इन चीज़ों को करे। बहुत शुक्रिया शेख इब्राहिम साहब आपका अपने व्यूज़ शेयर करने का, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर साहब आपका। नाज़रीन आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखा, अल्लाह हाफ़िज़।